जय हिंद दोस्तों, मैं रवीश कुमार आपका जाने सच विद सुखोई के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हो, आज हमारा टॉपिक होने वाला है महाकुंभ। महाकुंभ जो हिंदू सनातन की एक प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा, हिंदू सनातन के एक गौरवपूर्ण इतिहास और हिंदू सनातन के एक भव्य धार्मिक आयोजन के रूप में जाना जाता रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये महाकुंभ वर्ष 2025 का प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद शहर के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन वर्तमान में इसे प्रयागराज के रूप में हम लोग जानते हैं। आखिर इस महाकुंभ में क्या क्या विशेष होने वाला है और महाकुंभ अन्य कुंभ आयोजन से किस प्रकार अलग है, इस बार ये हम लोग सारे इस अंक में देखने वाले हैं। आपको पता है कि भाई महाकुंभ एक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, धार्मिक समागम के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो इस महाकुंभ के बारे में और हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आओ कुंभ चलें सरकार द्वारा इस बार ये स्लोगन जारी किया गया। इस कुंभ के बारे में अब भाई आपको पता है, प्रयागराज में अब सिर्फ 4 दिन बीत गया है और हर 4 दिन महाकुंभ के आयोजन में बाकी रह गया है। हर बीतते दिन के साथ कुंभ मेले की रौनक बढ़ती जा रही है। भाई कुंभ मेला देश के अलग अलग स्थान से साधु संतों के अखाड़े अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। साधु संतों की ये टोली आने के साथ साथ गाजे बाजे ढोल नगाड़े देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सनातन के इस सबसे बड़े संगम में क्या क्या खास होने जा रहा है, कौन सी परंपराएं बदलने वाली है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। 144 वर्ष बाद आस्था का सबसे बड़ा समागम, संसार का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज महाकुंभ। कुंभ सनातनी विश्वास की पराकाष्ठा है, लेकिन यह विश्वास विज्ञान से परे नहीं है, बल्कि विज्ञान के साथ साथ ही विज्ञान और विश्वास की युगलबंदी आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। ये बात ध्यान रखना है कि कुंभ जो है वो विज्ञान और विश्वास, ये दोनों की जुगलबंदी ये कुंभ के आयोजन से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार प्रयागराज में कुछ परंपराएं बदलती जा रही हैं भाई, और कुछ नई बन रही हैं। इस महाकुंभ में शाही स्नान में क्या क्या बदलेगा, अखाड़ों की जो पेशवाई होती है उसमें क्या बदलेगा, 144 का नंबर या अंक इस बार क्यों महत्वपूर्ण है और 12 वर्ष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये सारे चीजें हम लोग जानने वाले हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि यह आपको एक रोचक तथ्य लगेगा। प्रयागराज के इस भक्ति संगम में स्नान का यह योग 144 वर्ष बाद आ रहा है और इसके बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा मेल अगले 144 वर्ष बाद ही आएगा। यह कैसा संयोग है जिसके लिए पीढ़ियों की प्रतीक्षा भी कम पड़ जाती है। यह ध्यान रखना है कि कई पीढ़ी 144 वर्ष में कई पीढ़ियां बदल जाती हैं, तब यह संयोग बनता है। कुंभ का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह के एक चक्र से है। जुपिटर, जिसे बृहस्पति को हम लोग जानते हैं, वो 1 वर्ष में पृथ्वी के भाई कहा जाता है। जुपिटर का 1 वर्ष लगभग पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ तथा 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के 12 चक्र पूर्ण होने पर यह ध्यान रखना है कि बृहस्पति के 12 चक्र पूर्ण होने पर महाकुंभ का आयोजन होता है और बृहस्पति के 12 चक्र का मतलब है पृथ्वी का 144 वर्ष। तो अब ये ध्यान रखना है, यही कारण है कि 144 वर्ष बाद यह जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है, इसको हम महाकुंभ के नाम से जान रहे हैं। और ये भी बात गौरतलब है कि इस बार सरकार के द्वारा इस महाकुंभ के लिए भव्य तैयारी की गई है।
सौर मंडल की वैज्ञानिक गणना के साथ सनातन की आस्था की इस युगलबंदी के रहस्य के बारे में भी रोचक तथ्य शामिल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस बार पूर्ण महाकुंभ में क्या क्या विशेष होने वाला है। ठीक, और इसके साथ साथ भाई पूर्ण महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखना है, शाही स्नान का नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया है। कुंभ परंपरा का आधार ही अमृत की बूंदों से है, जो देवासुर संग्राम के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह गिरा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं पवित्र तीर्थ 4 स्थानों पर स्नान का धार्मिक महत्व है और इन्हीं 4 स्थानों पर भारत में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ में स्नान के मुहूर्त के समय सबसे पहले साधु संत भाई स्नान करते हैं। इसी स्नान परंपरा को पहले शाही स्नान कहा जाता रहा, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाएगा। और आपको इस बार अमृत स्नान में वीआईपी प्रोटोकॉल भी समाप्त कर दिए गए हैं। साधु संतों के स्नान के बाद यह स्नान का स्थान सभी के लिए समान रूप से खुला रहेगा। इस महाकुंभ में 6 अमृत स्नान की तिथियां निम्नलिखित हैं। भाई प्रथम अमृत स्नान, ये ध्यान रखना है, 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन होने वाला है। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को 2025 को मौनी अमावस्या के दिन होने वाला है। फिर चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन होने वाला है। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन होने वाला है। और फिर छठा अमृत स्नान जो होगा तो वो 26 फरवरी को 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। तो इसका मतलब आप ये जान लो कि ये कुंभ मेला का जो आयोजन होने जा रहा है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान में 6 अमृत स्नान की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में साधु सन्यासी का कुंभ क्षेत्र में आगमन दिसंबर महीने से ही प्रारंभ हो चुका है। अगले कुछ दिनों तक कुंभ नगरी में यह सिलसिला ऐसे ही चलेगा। यह चरण भी बेहद अहम माना जाता है, लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि कुंभ नगरी में साधु संतों के आगमन को पेशवाई कहा जाता है, ठीक, लेकिन इस बार इसे नगर प्रवेश का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, इस बार नगर प्रवेश का दर्जा दिया गया है। और 45 दिनों के इस महापर्व में देश विदेश के लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया है कि 40 करोड़ का मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं 100 करोड़ लोगों के वहां पर कोई उनको कठिनाई नहीं हो, इस अनुरूप में वहां पर इस महाकुंभ में इंतजामात का वहां पर किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और आपको एक और रोचक तथ्य मैं बता दूं कि इस बार अभी तक आप जानते रहे हो कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इस कुंभ मेला आयोजन क्षेत्र को एक भाई अस्थायी तौर, मतलब इस कुंभ के दौरान के लिए 76वां जिला घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76 डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना, यह परमानेंट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान के लिए रहेगा। साधु सन्यासियों का कहना है कि कुंभ हमारे सनातन की पहचान है, इसको ही लोप करने के लिए सभी अधर्मी लोग लगे हुए हैं। कुंभ आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा है। आस्था लोगों को कई तरह से जोड़ती है, एक साथ लाकर खड़ा करती है, एक स्वर में बोलने का संकल्प देती है। लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्से में आस्था के ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, लेकिन इस भाई संगम आस्था या कुंभ आस्था का महापर्व इस सबसे आगे रहा है। अभी तक सबसे बड़े जैन सैलाब के रूप में 2019 का प्रयागराज कुंभ को माना गया है, अर्धकुंभ, जिसमें कि 5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2013 का प्रयागराज का जो कुंभ था उसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2017 का जो करबला है, ठीक है, करबला, वहां पर 3 करोड़ श्रद्धालु के आगमन का इतिहास रहा है। मतलब
जो प्रयागराज का जो इस बार का महाकुंभ है, इसमें जो सरकार द्वारा दावा किया गया है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, यह अगर दावा सरकार का अगर सही साबित हो जाता है तो यह विश्व का सबसे बड़ा समागम माना जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा समागम माना जाएगा। फिर बात आती है कुंभ में आस्था विश्वास के साथ विज्ञान की बात आपको शुरू में ही मैंने बता दी थी। सनातन का यह महापर्व कैसे सदियों पहले आस्था के साथ विज्ञान का समागम है, यह भी जानना आवश्यक है। कुंभ की पौराणिक कहानी अमृत कलश यानी कुंभ के लिए देवासुर संग्राम, देवता और असुर के बीच जो संग्राम हुआ उससे जुड़ी हुई है और देवासुर संग्राम 12 दिनों तक चला हुआ था। देवताओं के गुरु बृहस्पति, भाई ये सारे लोग जानते हैं जुपिटर है। जुपिटर का 12 दिन के पृथ्वी के लगभग ढाई दिन और जुपिटर का 1 वर्ष पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष के बराबर होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय बृहस्पति के चाल की गणना करके कुंभ जैसे पर्व की रचना की गई, उस समय दुनिया तो यह मानती ही नहीं थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर या परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति की पहली स्टडी 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी, जबकि कुंभ मेले का जिक्र 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत, ध्यान रखना है, CU की में किया था। ठीक, हालांकि मान्यता यह है कि कुंभ मेले का अलिखित इतिहास इससे भी पुराना है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने संतों को एकजुट कर इस धार्मिक आयोजन का रूप दिया था या धार्मिक संस्थागत रूप दिया था। कुंभ नगरी में लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे अखाड़े भी आदि शंकराचार्य के प्रयासों का ही नतीजा है, जिन्होंने साधु संतों के अलग अलग समूहों को संगठित कर अखाड़े का नाम दिया। इस अखाड़े को की पहचान उनके ध्वजा से होती है। इस बार के महाकुंभ में जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े की सबसे पहले नगर प्रवेश या पेशवाई हुई है। हिंदू धर्म में अखाड़े में कुल 3 वर्ग हैं, जिसमें कुल 14 अखाड़े शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैव सन्यासी के संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं, जिसमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग में। इसके बाद श्री पंच अटल अखाड़ा चौक भाई वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा है, ये ध्यान रखना है, पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश। फिर चौथा अखाड़ा है भाई श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्रयंबकेश्वर नासिक से। फिर 5वां अखाड़ा है श्री पंचदशानम भाई जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़ गुजरात से। फिर वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, श्री दिगंबर अनी अखाड़ा सामलाजी खाकचौक भाई सांभर कांथा गुजरात से। श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा हनुमान गादी अयोध्या उत्तर प्रदेश से। फिर तीसरा है, इसमें श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा धीर शमीर मंदिर बंसीवट वृंदावन मथुरा से। फिर उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, जिसमें पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णानगर कीटगंज प्रयाग से। फिर दूसरा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से। और तीसरा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार उत्तराखंड से। इसके अलावा 2019 के अर्धकुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये अखाड़े क्या है भाई, ये ध्यान रखना है, ये अखाड़े भी हमारे सनातन की एक पहचान है। ठीक, तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि आपको कुंभ से संबंधित जो मैंने आज रोचक तथ्य दिए, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। ठीक है, फिर जल्द ही हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं, एक नए तथ्य के साथ, एक नए रोचक तथ्य के साथ जानने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।